नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए, आ जाइए। पर्दे के पीछे से तो बहुत पढ़ाई हुई, पर्दे के सामने से आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति। बिहार दरोगा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा करा दूंगा इस टॉपिक को आपको कंप्लीट, कभी नहीं भूलेंगे। और कॉन्सेप्ट, हम जब भी आपको क्लास कराते हैं तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो इसमें प्रश्नों की संख्या तो ठीक ठाक है, ज्यादा है। हर एक प्रश्न को अच्छे से करेंगे, इतना बेहतरीन आप कर लेंगे कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर इसके कहीं से भी आया तो राष्ट्रपति टॉपिक से नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो आ जाइए, आधा घंटा से लेकर के 40 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, तो आ जाइए। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि इसके राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति आप 52 अनुच्छेद में जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात आप अभी ध्यान रखिए, बाकी आगे हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आ जाइए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसको थोड़ा मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। हाँ, चलिए, देखिए दिख रहा होगा अच्छे से। आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। अब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो इनका चुनाव होता है, तो कौन चुनता है, कौन कौन शामिल होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन शामिल। अच्छा, ध्यान रखना है, प्रश्न को समझना है अच्छे से। आपसे कह रहा है कि नहीं कौन होता है, ठीक है। अब आप होता वाला मत खोज लीजिएगा, नहीं खोजना है। तो देखिए कौन कौन शामिल होता है, हम विकल्प पढ़ते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। कह रहा है कि क्या दोनों सदन के निर्वाचित शब्द पर पकड़ बनाना है, निर्वाचित सदस्य। ठीक है सर, ओके। आइए, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब जितने राज्यों में विधानसभा है उसकी बात कर रहा है। आपने देखा कि हर जगह निर्वाचित निर्वाचित है, लेकिन शामिल कौन नहीं होता है। तो जो मनोनीत सदस्य होता है वह शामिल नहीं होता है। मनोनीत का मतलब कि जिसको राष्ट्रपति चुनते हैं, है ना। राज्यसभा में कितने लोगों को चुनते हैं और लोकसभा में भी चुनते थे, हालांकि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें फिलहाल जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो होंगे वह नहीं भाग लेंगे। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ लोग इस प्रश्न पर ज्ञान देंगे, लेकिन ज्ञान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो और आगे देख लीजिए, धैर्य बनाइए, तब आपका ज्ञान अच्छा लगेगा देने में। आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको छांटना है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। हमको गलत कथन छांटना था और निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं लेकिन नहीं लेते हैं, गलत कथन हमारा मिल गया। दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये तो सही है, लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विघटित के भाग नहीं लेते हैं। भाई, जो सदन विघटन हो गया है उसका क्यों लेंगे भाग, ये भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो सही कथन है, भाग नहीं लेते हैं। हमको गलत कथन छांटना था, तो ये कह रहा था कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि हमने देखा था कि मनोनीत सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया, तो यहां गलत कथन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते चलिए चीजों को अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। जी हां, अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा एकल संक्रमणीय मतदान और गुप्त मतदान होता है, तो विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, और वैसे भी हमारा जो निंजा टेक्निक है, बड़ा वाला ऑप्शन हिट करना ना बुझाए तब, तो उसके हिसाब से भी ये सी हो जाएगा। चलिए आइए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवादें होती हैं
कौन निपटारा करता है? अनुच्छेद 71 लिख लीजिए, ये चीज नोट करिए। अनुच्छेद 71 के हिसाब से जो विवाद होता है, या तो राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का भी विवाद हो, तब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का विवाद हो तो उच्चतम न्यायालय इसको निपटारा करती है। ठीक है, तो 71 अनुच्छेद में ये उल्लेख है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार दरोगा में, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? तो आप राष्ट्रपति का याद कर लीजिए पूरा नाम। पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर हैं राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर फखरुद्दीन। ठीक है, तो यही चार है ना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले राजेंद्र प्रसाद आएगा 1 नंबर पर, फिर राधा, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, तब फखरुद्दीन। ठीक है, राधा कृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर फखरुद्दीन। तो उसके आगे की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें इतने में हमारा हो गया कंफर्म। राजेंद्र प्रसाद के बाद राधा कृष्णन आए थे, यही तो राइट आंसर हो गया। अच्छा ये भी है, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, ठीक है, फिर जाकिर नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए ये भी प्रश्न बढ़िया है। वर्तमान राष्ट्रपति, अच्छा भारत के जो ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कैवें नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये भी नोट कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में कि ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और जब ये राष्ट्रपति बनी हैं तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? मतलब जो विपक्षी होता है, 2 लोग लड़े होंगे ना कम से कम, तो जो विपक्षी रहा वो उनका नाम था यशवंत सिन्हा। ध्यान रखिएगा, यशवंत सिन्हा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आएगा मजा। इस प्रश्न को पूछा है बिहार दरोगा में, हाँ शायद 2213 वाले या उससे पहले वाले में पूछा था। राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हम गलत कथन पर ही ज्यादा भरोसा करवाते हैं, सही कथन तो हर कोई छांट लेता है, गलत कथन छांटना है। आइए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, लग तो रहा है सर कि पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष को तो होना ही चाहिए। सर ये भी लग रहा है ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। सर अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो डी और बी तो कंफर्म होगा मैक्सिमम लोगों का। क्यों भाई बताओ, डी और बी तो कंफर्म होगा। ए और सी में लग रहा होगा कि ए था कि बी था, ए था कि सी था, लोकसभा था कि राज्यसभा था। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो ये वाला जो योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता, यह उपराष्ट्रपति के लिए है। तो आपको राष्ट्रपति का ढूंढना है तो राष्ट्रपति का ये वाला योग्यता है। तो ये तीनों योग्यता राष्ट्रपति के लिए है, राज्यसभा वाला जो है ये उपराष्ट्रपति के लिए है। तो हमको तो गलत कथन छांटना था, हमारा गलत कथन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं सर, बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा। ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा आज तक, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं बिल्कुल। आ जाइए, अभी देखिए कितना मजा आने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक? तो नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक, 20 नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, 50 प्रस्तावक ही हैं और 50 अनुमोदक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसमें और भी याद रखना है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न में वो आ ही जाएगा, बताना क्या है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा 50-50 होगा। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी जमा करनी होती है? आपको एक जमानत राशि भी जमा करना होगा कि भैया इतना पैसा कम से कम आप जमा करिए। और एक मत निर्धारित होता है कि अगर उससे कम अगर मत आप पाते हैं, खाली आप दूसरे को हराने के लिए खड़ा हुए हैं, अगर उससे कम मत पाते हैं तो वो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। तो वह 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है। और 15,000 रुपये की जमानत राशि अगर आप निर्धारित मत नहीं प्राप्त करते हैं तो वो आपका पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा
15,000 रुपये होगा। चलिए आइए अगला सवाल, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी, ये भी प्रश्न पूछता है, बहुत अच्छा सवाल है और मैक्सिमम लोग इसको गलत करना पसंद करेंगे। आइए, राष्ट्रपति उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? कब जब्त हो जाएगा? कुल मतों का 1/3 भाग अगर ना पाते हैं तब। देखते हैं, ठीक है, कुल मतों का अगर 1/4 भाग ना पाते हैं तब। देखते हैं, कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग ना पाते हैं तब। देखते हैं, कुल मतों का 1/10 भाग ना पाते हैं तब। सर बड़ा ऑप्शन एकदम क्लोज दिए हैं, बड़ा फंसा रहा है, बहुत दुखदाई है ना ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कुल डाले गए मत, जी हां, का अगर 1/6 भाग आप नहीं पाते हैं तो आपकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी, रिजर्व बैंक में ये चला जाएगा, ये मिलने वाला नहीं है आपको। हार गए तो पैसा दीजिए हमारा वापस नहीं। आपने डाले गए मत का 1/6वां भाग भी नहीं पाया है, आप इसका मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए लड़ गए थे क्या? आइए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते तो हैं मुख्य न्यायाधीश भारत के, जो सीजेआई होते हैं, और यह राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। यह भी नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति का जो शपथ है यह अनुच्छेद आपके 60 में है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर वो ना रहे तो तब फिर वहां जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह दिला देगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति नहीं, जो वरिष्ठ हैं वो दिला देंगे। चलिए सर, ये भी जान गए। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा दूंगा राष्ट्रपति से संबंधित, एक एक पॉइंट, एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, इस स्थिति में आपको ला दूंगा मैं। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मैंने बताया कि हम गलत विकल्प पर ज्यादा भरोसा करते हैं, गलत छाटिएगा तो सही आप खुद ही जान जाइएगा। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, हाँ अभी बताया सर आपने कि अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को शपथ नहीं लेनी होती है, जैसे राष्ट्रपति के बजाय कोई कार्यवाहक बना तो क्या वो शपथ लेगा कि नहीं लेगा? कहेंगे सर पता नहीं है, देखते हैं, इसको आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 से, तो क्या वो ऐसा शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा? सर ये भी देखता हूं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हाँ सर, ए और डी तो सर कंफर्म है, सी और बी में डाउट लग रहा है। लग रहा होगा बी कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ नहीं लेना होता है, और यह भी लग रहा होगा कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का। तो ध्यान दीजिए, संविधान की रक्षा करूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसी शपथ राष्ट्रपति लेता है। तो सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को शपथ नहीं लेनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पद पर कोई भी बैठेगा या राष्ट्रपति का काम कोई भी करेगा, शपथ लेगा ही लेगा, बिना शपथ लिए आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि शपथ नहीं लेनी होती है, लेकिन शपथ लेनी होती है। हमने गलत कथन छाट लिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत कथन मिलेगा आपको। आइए चलिए, राष्ट्रपति पद की शर्तें से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मैंने कहा ना, गलत कथन मैं छटवाऊंगा इतना कि आप सही कथन खुद ही चुन लेंगे। आइए, वह किसी अन्य लाभ पद पर नहीं रहेगा। इस प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, नहीं तो गलती करने का प्रबल संभावना है, प्रबल, बहुत प्रबल। और देखिएगा कितना मजा आ जाएगा इस प्रश्न में, जवाब दीजिए जिनको आता है वो। आइए, राष्ट्रपति के पद के कौन सा कथन गलत है शर्त से संबंधित? वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा। हाँ ये तो है सर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सही कथन है, ये है सही कथन, लेकिन हमको गलत कथन छाटना है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। हाँ सर, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं कि उसको उसके कार्यकाल के समय में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यही तो है विशेषाधिकार। तो हाँ सर, ये प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको तो गलत कथन छाटना है सर, ये तो सही कथन है, ठीक है। चौथा पर पहले आ जाते हैं या तीसरे देखते हैं, उसके वेतन व भत्ते संसद तय करती है।
हाँ सर, उसका वेतन व भत्ता संसद के द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कौन तय करता है? संसद तय करता है। हाँ सर, ये भी सही है, लेकिन हमको तो गलत कथन छांटना है सर। अब इसका मतलब चौथा गलत होगा? लग रहा है सर चौथा भी सही होगा। देखिए, या तीसरा ही हो जाता है सही। देखिए, पदावधि में वेतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब लगा कि हाँ सर, ये भी सही है, जब वो कार्यकाल होंगे तो उनके वेतन परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा सही है? किन किन को लगता है कि ये सही है और किन किन को लगता है कि ये सही है? ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं बता दूं, जो शब्द लिखा गया है उस पर फोकस करिए। वेतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अरे भैया, लिखा है जानते हैं क्या, कि वेतन कम नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन का मतलब कि जितना मिल रहा है उतना 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। यहां आप सिपाही पद पर भर्ती होते हैं तो आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है, आपका बढ़ जाता है। राष्ट्रपति का नहीं वेतन परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ये थोड़ी है कि कम ना, बढ़ना भी तो एक परिवर्तन है। तो ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है। वेतन कम नहीं किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो परिवर्तन में बढ़ाना और घटाना दोनों आता है मेरे लाल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डी जो है विकल्प वो गलत है। वेतन परिवर्तन हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो हमने तो यहां लिखा है कि वेतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप देखिए यहां पर डी ऑप्शन सही है। कैसा लगा ये वाला प्रश्न बताइएगा। कह रहा था ना कि इस प्रश्न में इतना मजा आ जाएगा कि मैक्सिमम लोग इसको गलत करना पसंद कर देते हैं। आइए चलिए अगला सवाल। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत कृत्य पर अभियोग, अभी मैंने बताया कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है कि भैया गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60 दिन पहले नोटिस दे करके और व्यक्तिगत कृत्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है ना, अभियोग लाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 60 दिन होगा इसमें। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ये सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, वो कहा जाता है कि जब आप संविधान की रक्षा करने का लिए थे कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, अब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, लगाएंगे महाभियोग। तो क्या हो जाएगा? संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण लिखा हुआ है। संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण आप अगर आप करोगे तो आप पर जो है लगाया जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? लोकसभा में या संयुक्त बैठक में करेंगे कि केवल राज्यसभा में, या कहीं भी शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो कोई रोक नहीं है, आप किसी भी सदन में शुरू करिए, लेकिन उपराष्ट्रपति पर लाना है तब केवल राज्यसभा में करिए। यह भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट। यहां राष्ट्रपति की बात की गई है तो राष्ट्रपति, अच्छा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 का में है ना, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए, महाभियोग प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर? देखिए प्रश्न को अच्छे से समझना है। महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है, जो 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, तो महाभियोग के प्रस्ताव पर कह रहा है और हस्ताक्षर कह रहा है। कहीं भी अभियोग पारित की बात नहीं की गई है। तो हस्ताक्षर कराना है तो 14 दिन पहले नोटिस भेजना होता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। इसको ऐसे कर दीजिए तो 1/4 हो जाएगा और 1/4 सदस्यों का। क्लियर है मामला? ओके सर, क्लियर है, ये भी जान गए सर। चलिए, महाभियोग प्रस्ताव से पूर्व कितने दिन का नोटिस? तो हमने बताया था 1/4 यानी 14 दिन। ये ट्रिक भी मैं आपको दे दिया हूं मुफ्त में, फ्री में। आइए ये बता दीजिए कि कैसी चल रही है तैयारी, और जो एनसीईआरटी साइंस आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, क्या मजा आ रहा है कि नहीं? यकीन मानिए इतनी बेहतरीन तैयारी आप कर लेंगे मेरे साथ, इतनी बेहतरीन तैयारी कि आपने कभी सोची ना होगी, और बहुत बेहतरीन तैयारी होगी इस बार आपकी। याद रखिएगा कि कहीं आपने पढ़ा है। आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस बहुमत से? तो इनका बहुमत जो होना चाहिए, महाभियोग की अब बात किया है तो महाभियोग जो है वह 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सर ये गलत कथन वाला बहुत दुख देता है ना, गलत कथन छाटना बड़ा बड़ा मुश्किल है ये काम, और यही मैं करवाता हूं, जो मुश्किल है वही मैं करवाता हूं। आइए, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
एक चीज जान लीजिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद के सदस्य रहेंगे, केवल संसद के सदस्य। जो बोल रहा हूं वही सुनिए, कुछ फालतू मत सुनिए, केवल संसद के सदस्य रहेंगे। ठीक, मैंने क्या बोला? केवल, केवल जो बोल रहा हूं वही सुनिए और कुछ मत सुनिए। केवल संसद, है ना, केवल संसद के सदस्य। मैंने यही बोला ना, केवल संसद के सदस्य। विधानसभा वाला कहां रहेगा? ठीक है, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, तो मैंने यही तो बोला, केवल संसद के, तो संसद में 2 ही सदन तो होता है, सभी सदस्य। मनोनीत सांसद भाग नहीं लेते हैं भाई। मनोनीत भी, सभी में मनोनीत भी आ जाएगा, मनोनीत नहीं आएगा सभी में, मनोनीत भी आ जाएगा। तो ये भी सही है, मनोनीत से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन भाग तो लेते हैं। हमने क्या बताया? संसद के सदस्य। तो क्या मनोनीत जो है वो संसद का सदस्य नहीं है? भाग वो भी लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। यहां क्या लिखा है? भाग नहीं लेते हैं। गलत नहीं है, ये गलत है। हमने कहा कि सब संसद के सदस्य, तो संसद का तो मनोनीत जो है वो भी संसद का। हाँ, चुनते समय मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं, इसका कारण है, ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहीं पर बता देता हूं। आइए, एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, जब चुना जाता है, ठीक है, जब चुनाव होता है, तब मनोनीत नहीं रहेगा, तब मनोनीत जो रहता है वो वाला नहीं रहेगा। और जब हटाना होगा, जब हटाना होगा तो मनोनीत वाला आ जाएगा। ठीक है, हटाने में देखिए, हटाने में संसद केवल काम करती है, हटाने में केवल संसद, विधानसभा वाले नहीं आएंगे, विधानसभा वालों को कोई मतलब नहीं, हम चुन दिए अपना समझिए, ठीक है। लेकिन संसद के सभी लोग रहेंगे, चुने गए, मनोनीत, निर्वाचित सभी। क्यों? चुनाव के समय मनोनीत क्यों नहीं रहते हैं? तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। मान के चलिए कि मैं राष्ट्रपति बन गया, तो मैंने 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। लोकसभा में 2 लोगों को पहले मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उससे लोकसभा वाला मनोनीत जो था वो समाप्त कर दिया गया। तो अब राज्यसभा में ही खाली मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो मैंने 12 लोगों को मनोनीत किया, तो वो जिनको जिनको हम अपने जानने वाले को ही मनोनीत करेंगे। अब जब चुनाव में हम दूसरी बार खड़ी होंगे तो वो लोग हमको ही वोट देंगे। तो एक तरह से बेईमानी हो गई कि हमने 12 लोग, तो 12 तो वो हमारे पक्ष में रहेंगे। इसलिए मनोनीत को कहा जाता है कि ना भैया, मनोनीत वाले नहीं देंगे, नहीं तो उसी को दे देगा जो इसको लाया है, उसी को दे देगा। ठीक है, लेकिन महाभियोग के समय ये देते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो भले मैंने ही लाया, लेकिन आप मुझे हटाइए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सजा दीजिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने अगर चुना है तो फिर मैं वोट उसी से लूं तो बेईमानी हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि मैं अगर आपको नियुक्त करूंगा तो आप लाज शर्म से कहेंगे अरे यार हमको चुना है तो चलो दे ही देते हैं। तो ये वाला सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक मैं ट्रिक बता दूं चुनने के लिए, विल्लो रानी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उनको नाम रखिएगा विल्लो रानी। विल्लो रानी गाना तो सुने होंगे ना, विल्लो रानी, ये मैं बहुत बार बता दिया हूं ट्रिक, ध्यान दीजिए। विल्लो रानी ही राष्ट्रपति को चुनता है। अब कैसे चुनता है? वी से विधानसभा, लो से लोकसभा, रा से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब कि जो चुनाव लड़के आया है, जो मनोनीत हुआ है वो नहीं। चाहे विधानसभा में भी पहले होता था तो मनोनीत वाले नहीं, हालांकि अब तो विधानसभा और लोकसभा में मनोनीत नहीं होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो ये समझ गए, डी ऑप्शन सही होगा। आइए चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? अब भाग लेने वाला पूछ रहा है, भाग लेता कौन है? तो संसद के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य लेता है। ठीक है, निर्वाचित, संसद के सभी निर्वाचित से कोई मतलब नहीं, निर्वाचित तो लेता ही है, राज्य विधानसभा वाला नहीं लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संसद के सभी सदस्य होगा, भाग लेता है महाभियोग। चलिए
राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करा लीजिए। राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो अनुच्छेद 62 कहता है कि दूसरे राष्ट्रपति के लिए तुरंत 6 महीने के भीतर जो है वो चुनाव करा लीजिए। तो 6 माह जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। आइए, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, जैसे राष्ट्रपति नहीं रहता है, तो अनुच्छेद 65 के हिसाब से उपराष्ट्रपति जो हैं वह राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं। सर नोटेड, क्लियर है। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, तब कौन देखेगा? तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये देखेंगे, और इसका प्रावधान 70 अनुच्छेद में किया गया है। मुख्य न्यायाधीश देखेंगे ये 70 अनुच्छेद में, और उपराष्ट्रपति देखेंगे ये 65 अनुच्छेद में। दोनों बातें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है सर, क्लियर। एक न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए और उसके बाद वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, हुआ क्या था, जरा सा कहानी जान लीजिए कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। तो जाकिर हुसैन के बाद बीवी गिरी आए, जो उपराष्ट्रपति थे पहले, अब वो बन गए। वो कहे कि चलो मैं थोड़े दिन के लिए तो बनूंगा, लेकिन उनको फिर ये ज्ञात हुआ कि नहीं, मैं कार्यवाहक नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अब वो बीबी गिरी तो, जाकिर हुसैन तो मर गए, बीबी गिरी तैयार नहीं है। बीबी गिरी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं कार्यवाहक नहीं बनूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पद हो गया खाली, उपराष्ट्रपति का भी पद, चूंकि उपराष्ट्रपति थे उस समय बीबी गिरी भी खाली हो गए, और जाकिर हुसैन तो मर ही गए, कोई नहीं है। अब क्या होगा? तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि कौन रहेगा। तो अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है कि अन्य परिस्थितियों में कुछ आप ऐसा नियम बना सकते हैं। उसी नियम के तहत जो है वो मुख्य न्यायाधीश के लिए बनाया गया, और ये काम करते हैं। ये 1969 की घटना है, नोट कर लीजिए। आइए, किन राष्ट्रपतियों का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? अभी हमने बताया कि जाकिर हुसैन मर गए थे कार्यकाल के दौरान, तो जाकिर हुसैन तो मर गए थे, और फखरुद्दीन अली भी मर गए थे। तो बी और सी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछ सकता है ये वाला 25वां। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले तो एम हिदायतुल्लाह 1969, है ना। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत आता है? देखिए, राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां होती है, सैन्य शक्तियां, क्षमादान की शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, है ना, बहुत सारी शक्तियां। तो ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करना या अन्य मंत्री को नियुक्त करना, ये तो कार्यकारी शक्ति है, विधायी नहीं है। विधायी नहीं है, ये है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, ये इनका काम है, ये कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें महान्यायवादी को भी ये नियुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है, ये कार्यकारी शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं करता है। नियुक्त नहीं करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाता यही है, हटाता है, नियुक्त भले न करे। तो हमें मिल गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है। राज्यों के राज्यपाल को कौन चुनता है? देखते हैं आगे। चुनाव आयोग की भी करता है। अब आपको लग रहा हो कि बी और डी में कोई एक होगा, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान दीजिए, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वो लोग आपस में से ही चुन लेते हैं कि कौन लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो चुन लेते हैं लोकसभा वाले सदस्य अपने में से ही, राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। चलिए आगे आते हैं, 30वां। इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है क्या? तो हाँ सर, आपका एक शॉर्ट वीडियो देखे थे, उसमें आप बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, दिल्ली के केवल, है ना, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों का नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, राज्यों का नहीं करता है, राज्यों का मुख्यमंत्री का राज्यपाल करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का भी करता है, प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त करता है।
प्रोटेम स्पीकर को कहते हैं हिंदी में सामयिक अध्यक्ष, है ना, सामयिक, ध्यान रखिएगा, पूछेगा। प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? आवाहन मतलब बुलाना, तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। 108 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो सर ये भी मैं समझ गया बहुत ही आसानी से। आइए अगला प्रश्न 32 नंबर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब गलत वाला आ गया, अब माथा पच्ची होगा। अब इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो एक बार में आप इसको छांट लेंगे। देखिए, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। बिल्कुल करता है, प्रत्येक चुनाव, आम चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को वो संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति। ये तो सही है, हमें तो गलत छांटना है। सर ये तो सही है, हमें तो गलत छांटना है। आइए, वह संसद के 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न पर निर्णय करता है। अभी मैंने बताया कि 12 सदस्य राज्यसभा के और 2 सदस्य लोकसभा के, ये मनोनीत पहले करते थे 2019 के पहले। 2019 104वां संविधान संशोधन से यह प्रावधान कर दिया गया कि भैया 12 लोग को आप करिए, लोकसभा में आप नहीं करिए मनोनीत, हो गया लोकसभा में जितना करना था उतना, तो 12 होगा ना कि 14। यहां क्या दिया है? यहां दिया है 14। तो गड़बड़ है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि क्या हो जाएगा भैया, 14 लोगों को नहीं लेकिन 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो ध्यान रखिएगा, 14 लोगों को तो नहीं करता है लेकिन 12 लोगों को करता है। तो हमारा विकल्प यहाँ बी देखने में सही लग रहा है कि गलत वाला बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत हो गया ना, ये सभी वाला नहीं होगा, हमने गलत कथन छांट लिया है। आइए 33, यदि संसद किसी विधेयक, देखिए बढ़िया से पढ़िएगा इसको, यदि संसद किसी विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित करती है, पुनः मतलब कि एक बार कर दिया जा चुका है, अब फिर से दोबारा ये कह रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अगर मैं दोबारा भेजा आपके पास तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप अनुमति दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आपके पास अगर दोबारा कोई चीज में भेजा तो आप अनुमति देंगे ही देंगे। तो दोबारा जब भेजा तो भैया अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, कोई विकल्प नहीं बचता है, सीधी बात, नो बकवास। आइए देखिए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। अगर ऑप्शन ये रहे तब आपको लगाना है अधिकतम 6 माह। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये रहे जो मैं लिखने जा रहा हूं, 6 माह और 6 माह और 6 सप्ताह, अगर ऑप्शन में ये रहे और ये 3 माह के जगह पर, 1 मिनट यहां पर मैं, ये 3 माह के जगह पर यहां पर, ये 3 माह के जगह पर यहां पर क्या कह रहा है? 6 माह रहे। अब ऑप्शन रहे तब क्या लगाएंगे? तो अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आपको लगाना है 6 माह और 6 सप्ताह, क्योंकि देखिए 6 माह तो निर्धारित है ही। ठीक है, 6 माह पर संसद खुला, तो खुलने के बाद भी 6 हफ्ते का समय मिलता है, तो अधिकतम से अधिकतम अवधि जब होगी तो 6 माह और 6 सप्ताह होगी। लेकिन अब निर्भर करता है ऑप्शन पर, अगर विकल्प में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो सी लगेगा, अगर विकल्प में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर विकल्प में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है तब केवल 6 माह लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने राष्ट्रपति रखते हैं, तो ये बहुत ही इजी है, इसको तो आप कर लेंगे कि वित्त आयोग का रिपोर्ट संसद के सामने कौन रखता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति रखता है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, वित्त आयोग का गठन कौन करता है भैया? तो सर वित्त आयोग का गठन भी तो राष्ट्रपति ही करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला प्रश्न 37 नंबर,
राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता ही है, ये तो सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है और उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का गठन करता है, बाकी राज्य वाला वित्त आयोग का नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का नहीं करता है, वो वित्त आयोग का करता है। वित्त आयोग है 280 अनुच्छेद में, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग भी नोट कर लीजिए 243 आई में है। ये पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 243 में है, ध्यान रखिएगा 243 आई। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है 143, वो वाला 143 नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। 143 में क्या कहता है कि भैया आपसे मैं परामर्श लूंगा, लेकिन मानूंगा या नहीं मानूंगा आप नहीं बोलेंगे, मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, परामर्श दे दीजिए। तो 143 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो जानते ही हैं आप, इसमें कोई नई बात नहीं है। अरे लाला क्यों? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। 3 प्रकार का वीटो है, 3 प्रकार का। पहला वीटो, दूसरा वीटो और तीसरा वीटो, अनुच्छेद 111। सर ये तो बड़ी कमाल की बात बता दी आप, बताए ना 111, 3 वीटो, बस 3 को एक याद रखिएगा। आइए, हाँ 112 में है बजट, ध्यान रखना है ये भी। कितने प्रकार के वीटो? तो सर ये तो 3 प्रकार बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? 3 गो वीटो है ना, एक पॉकेट वीटो मिलता है, ठीक है, निलंबन वीटो मिलता है, पूर्ण वीटो या विशिष्ट वीटो। तो ध्यान रखिएगा, वीटो 3 प्रकार का मिलता है, निलंबन, लेकिन कहीं भी विशिष्ट वीटो का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, विशिष्ट वीटो नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अब यहां पर कुछ लगेगा पूर्ण वीटो तो नहीं पढ़े हैं, तो इसी को आप कह देंगे आत्यांतिक, है ना, आत्यांतिक वीटो, ठीक। अब जान गए होंगे, तो पूर्ण या आत्यांतिक, निलंबन और पॉकेट, लेकिन विशिष्ट वीटो नहीं मिलेगा, अमेरिका में वो मिलता है। आइए, पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था ज्ञानी जैल सिंह डाक संशोधन विधेयक वाले पर, है ना, ईस्वी 1900, कमेंट करिए। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य किया गया? और ये प्रश्न सब लोग गलती करने वाले हैं, सब लोग गलती करने वाले हैं, मैक्सिमम लोग। तो संविधान संशोधन विधेयक होता था, उस पर राष्ट्रपति के लिए हो गया कि भैया संविधान संशोधन वाला अगर मामला जाता है तब आप वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको अनुमति देना ही है। और ये प्रावधान 1971 में बन गया था, ठीक है। तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है? तो हाँ, अध्यादेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दोनों जगह दी जा सकती है। तो केवल उच्च न्यायालय में नहीं होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा, दोनों में दे सकते हैं। तो क्या होगा? सही आंसर हाँ होगा। अब आप कहेंगे कि सर सर्वोच्च न्यायालय तो है, केवल है ना भाई, उच्च न्यायालय में भी हो सकता है। तो कहेंगे तो उच्च न्यायालय भी तो है, तो केवल उच्च न्यायालय है ना। अगर रहता कि उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में तब कुछ कह सकते थे, ये केवल है का मतलब, केवल का मतलब कि हमरे ही खा लिया और कोई ही ना, ऐसा थोड़ी है कि केवल उच्च न्यायालय में, यही कहे कि हमरे ही खा लिया और कोई ना, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ इनके यहाँ दोनों के यहाँ, तो सही आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद की बैठक होने के बाद 6 सप्ताह तक चलता है। कितने दिन तक? 6 सप्ताह तक चलता है, ध्यान रखिएगा। बैठक के बाद, ये भी प्रश्न ध्यान रखना है, 6 महीना मत लगा दीजिएगा। बैठक हो गया तो 6 सप्ताह में अगर उसको करते हैं काम तो होगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा वो। चलिए आइए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित करना है? देखिएगा, क्षमा का मतलब क्या? दंड जो पूरी तरह समाप्त हो जाए, क्षमा, ठीक है, ये होता है क्षमा। तो चलिए हाँ सर ये तो सही है। लघुकरण में क्या होता है? लघु मतलब कि छोटा कर देना, लघु मतलब क्या? छोटा कर देना। तो दंड की अवधि कम कर देना? नहीं, अवधि कम नहीं, दंड के स्वरूप को
कम करिए ना, आप स्वरूप को बदलिए। तो लघुकरण में होगा कि दंड के स्वरूप को बदलना। परिहार में होगा कि दंड की अवधि को आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, दंड की अवधि को आपका कम कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है परिहार। तो यहां पर ये दोनों गलत है, ये इसका होना चाहिए और ये इसका होना चाहिए, लेकिन यहां दिख रहा है उल्टा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमको तो यहां सही सुमेलित करना था, और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिए। इसके अलावा दो और होता है ना, इसके अलावा आपको दो और मिलता है। एक मिलता है विराम और एक मिलता है परविलंबन। ठीक है, ये तो तीन हो ही गया। एक परविलंबन होता है। ठीक है, विराम कब होता है, विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई गर्भवती महिला को अगर सजा मिला है तो उसकी सजा को रोक देना, है ना, उसकी सजा को रोकना, ये होगा विराम, मतलब रोक दिया गया है। ठीक है, परविलंबन में ये फांसी वाला होता है, जो फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा को ये रोक सकते हैं, तो ये होता है परविलंबन। आइए चलिए जान लीजिए, ये सैन्य अदालत के द्वारा भी दिए गए फैसलों को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, फिर गलत वाला आ गया, बाप रे बाप, बड़ा दुख देता है ना। आइए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान कर सकता है, ये अपने मन से कर सकता है, सोचिए विचारिए। इस शक्ति पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। जी हाँ, राष्ट्रपति अगर माफ कर दिया तो कोई फिर समीक्षा नहीं होगी, माफ तो माफ, तो ये तो सही है। हमें तो गलत छांटना है सर, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय की भी सजा माफ कर सकता है। हाँ सर, कर सकते हैं। हमें तो सर गलत छांटना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग पूर्णतः स्वेच्छा से करता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यायालय ने एक फैसला दिया और न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप मंत्रिपरिषद से परामर्श लेकर के ये फैसला करेंगे, अपने मन से ये नहीं कर सकते हैं आप। तो भैया मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये भी सही है, हमको गलत छांटना था, गलत ऑप्शन ये है। वो पूर्णतः स्वेच्छा से नहीं करता है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। 48, चलिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में कहता है। ठीक है, 74 ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए। मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर भी सी हो जाएगा सर। ठीक है, आइए 74 जान गए, 75 जान गए, 76 में आप महान्यायवादी जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 अनुच्छेद आपको बता ही दिया हूं, 71 आपको बता ही दिया हूं। 70 में क्या बताया हूं भैया, मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। 71 में क्या बताया हूं भाई, चुनाव विवादों का निपटारा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट करेगा। आइए, राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग किस स्थिति में कर सकता है, जब लोकसभा में स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं हो, तब वो किसी भी पार्टी को कह सकता है बनाओ यार बनाओ। जब मंत्रिमंडल बहुमत खो दिया, हाँ तब भी ये कर सकता है बर्खास्त। प्रधानमंत्री जब त्याग पत्र दे दिया, बहुमत ठीक हो गया, तो मतलब ये सारे परिस्थिति में ही विवेक उपयोग करेंगे वो। जैसे दो पार्टी चुनाव लड़ी, दोनों में कोई नहीं जीता, है ना, गठबंधन उठबंधन वाले अलग रहे सब, तो राष्ट्रपति जिसको मन करेगा उसको बना देगा, कहेगा कि चलो तुम बन जाओ, लेकिन बाद में आप सिद्ध करना बहुमत, ऐसे नहीं। तो वहां पर विवेक से काम लेता है। बहुमत खो गया है मंत्रिमंडल का, बहुमत में ही जब आप नहीं है तो आप क्या मंत्रिपरिषद, आप क्या सलाह देंगे, आपके पास बहुमत खुदे नहीं है, आप राष्ट्रपति को सलाह देंगे, तब भी राष्ट्रपति अपना काम करेगा। और जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं तो मंत्री परिषद ऐसे ही विघटित हो जाता है। तो जब मंत्रिपरिषद है ही नहीं तो सलाह देगा कौन, मैं अपने मन से करूंगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। आइए, राष्ट्रपति का चुनाव देखिए, अनुच्छेद कह रहा है तो चुनाव 54 में, चुनाव का तरीका 55 में। ठीक है, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। सब नोट करिए, ऐसे ही देख के मत जाइए, मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए बता रहा हूं। 56 में है कार्यकाल, ठीक है, 54 में है चुनाव और 55 में है चुनाव का तरीका। ये तरीका है, उल्लेख नहीं है, तरीका है। ठीक है, और 53 में स्पष्ट लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एकदम हूबहू लाइन में कॉपी कर दिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 से मैं चलता हूं, 52 में होगा राष्ट्रपति,
53 में होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या होगा, चुनाव। 55 में क्या होगा, चुनाव का तरीका। 56 में क्या होगा, कार्यकाल। 57, 58 आगे चलेंगे, है ना, सब एक ही में बता दें, तब तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। देखिए कार्यकाल का तो कहेंगे सर कार्यकाल 56 बताए हैं, कार्यकाल 56 बताए हैं, ठीक है। 57, 58 में मैं बताने वाला हूं क्या होगा। देखिए 58 और 59 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए, थोड़ा सा तो जान लीजिए। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए अर्हता, तो आपको मैं बता दिया 56 तक तो आप कार्यकाल जान गए हैं, ठीक है। 57 में क्या है कि पुनर्निर्वाचन अगर आपको होना है तो क्या योग्यता होगी, मतलब कि फिर से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं नहीं, ये है 57 में। तो ये ध्यान रखिएगा 57 में जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, ठीक है। अर्हता होगा, सॉरी अर्हता, यहां अर्हता ही तो कह रहा है, अर्हता। पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता जो होगा वो 57 में होगा, योग्यता जो होगा वो 58 में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर होगा आपका। 59 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको नहीं छेड़ेंगे। 60 में मैं आपको बता दिया हूं शपथ, ठीक है। आइए, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अनुच्छेद 65। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब अनुच्छेद 70 के तहत मुख्य न्यायाधीश, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी 65 आप जान ही गए। 64 जो संबंधित है वो उपराष्ट्रपति से है। 62 में मैं बता दिया हूं कि जब 62 को देखिए, जब आप लिखेंगे तो यही जान जाएंगे। 62 6 और 2, मतलब एक राष्ट्रपति जब हट गए तो दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना है, मतलब दूसरे चुनाव के लिए जो समय सीमा है 6 महीने के भीतर, ये है इस अनुच्छेद में। तो आपको ये भी बता दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 का, तो ये भी आप जान गए 61 का हो गया, ठीक है। सारा तो करा दिया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना देना। प्रधानमंत्री जो है, पीएम जो है, यह पुल है, पुल सेतु। एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के फैसलों को पीएम यहां तक देगा और कोई भी कार्यवाही होगी तो उसको जानकारी देगा राष्ट्रपति को। तो ये अनुच्छेद 78 में है इसका कर्तव्य, ध्यान रखिएगा। कर्तव्य कितने में है, 78 में है, ठीक है। 77 में है ये संचालन जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। चलिए आखिरी ही सवाल है भाई लाला, आखिरी ही सवाल है। 58 प्रश्न था। संसद के सत्र आहू मतलब बुलाना, विघटन करना, ये शक्ति अनुच्छेद 85 में है। लोकसभा भंग होता है ना अनुच्छेद 85 के तहत, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 85। अब बताइए कहीं से कोई दिक्कत है किसी को क्या? द एंड है ना, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? अब राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये ली गई है अमेरिका से। राष्ट्रपति का प्रावधान कहां से लिया गया है, ये सब हम लिए गए प्रावधान का एक वीडियो बनाया हूं, उसमें मैं करा दिया हूं कि कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। भविष्य में चाहे आप किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करो, बैठो, सारे एग्जाम के लिए एकदम पर्याप्त है। कहीं से भी कोई आपको 1 इंच नहीं इसमें हरा सकता है। अगर इतना आप पढ़ लिए तो यकीन मान रहे आप अच्छे अच्छे टीचर को चुनौती दे सकते हैं। इतना कंटेंट इसमें ठूस ठूस के आपको उपलब्ध कराया हूं। किसी से पूछ के देखिएगा इन सवालों को, जो दिल्ली और पटना रह के तैयारी कर रहा होगा, आप घर से ही तैयारी कर रहे हैं, पूछ के देखिएगा, दिमाग खराब कर दीजिएगा उनका, है ना। तो चलिए बने रहिए, बाकी इस बार रिजल्ट लाना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।